नमस्कार। आपका स्वागत है किस्से कविताएं में। आज सुनिए सादत हसन मंटो की मशहूर कहानी चोर। मुझे बेशुमार लोगों का खर्च अदा करना था और ये सब शराब नोशी की बदौलत था। रात को जब मैं सोने के लिए चारपाई पर लेटता तो मेरा हर खर्च ख्वाह मेरे सिरहाने मौजूद होता। कहते हैं कि शराबी का ज़मीर मुर्दा हो जाता है, लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि मेरे साथ मेरे ज़मीर का मामला कुछ और ही था। वो हर रोज मुझे सरजनिश करता और मैं थफीफ होके रह जाता। वाकई मैंने 20 आदमियों से खर्च लिया था। मैंने एक रात सोने से पहले, बल्कि यूं कहिए कि सोने की नाकाम कोशिश करने से पहले हिसाब लगाया तो धरीब धरीब 1500 रुपये मेरे जिम्मे निकले। मैं बहुत परेशान हुआ। मैंने सोचा ये 1500 रुपये कैसे अदा होंगे। 20-25 रोजाना की आमदन है, लेकिन वो मेरी शराब के लिए बमुश्किल काफी होते हैं। आप यूं समझिए कि हर रोज की एक बोतल थर्ड क्लास रम की दाम मुलाहिजा हूं 16 रुपये। 16 रुपये तो एक तरफ रहे, उनके हासिल करने में कम से कम 3 रुपये टांगे पर सर्फ हो जाते थे। काम होता नहीं था, बस पेशगी पर गुजारा था। लेकिन जब पेशगी देने वाले तंग आ गए तो उन्होंने मेरी शक्ल देखते ही कोई न कोई बहाना तराश लिया, या इससे पेशतर कि मैं उनसे मिलूं कहीं गायब हो गए। आखिर कब तक वो मुझे पेशगी देते रहते, लेकिन मैं मायूस न होता और खुदा पर भरोसा रखकर किसी न किसी हीले से 10-15 रुपये उधार लेने में कामयाब हो जाता। मगर ये सिलसिला कब तक जारी रह सकता था। लोग मेरी इज्जत करते थे, मगर अब वो मेरी शक्ल देखते ही भाग जाते थे। सबको अफसोस था कि इतना अच्छा मैकेनिक तबाह हो रहा है। इसमें कोई शक नहीं कि मैं बहुत अच्छा मैकेनिक था। मुझे कोई बगड़ी मशीन दे दी जाती तो मैं उसको सरसरी तौर पर देखने के बाद यूं चुटकियों में ठीक कर देता। लेकिन जहां तक मैं समझता हूं, मेरी ये ज़हानत सिर्फ शराब मिलने की उम्मीद पर कायम थी, इसलिए कि मैं पहले तय कर लिया करता था कि अगर काम ठीक हो गया तो वो मुझे इतने रुपए अदा कर देंगे जिनसे मेरे 2 रोज की शराब चल सके। वो लोग खुश थे। मुझे वो 3 रोज की शराब के दाम अदा कर देते, इसलिए कि जो काम मैं कर देता वो किसी और से नहीं हो सकता था। लोग मुझे लूट रहे थे। मेरी ज़हानत ओ जकावत पर मेरी इजाज़त से डाके डाल रहे थे, और लुत्फ ये है कि मैं समझता था कि मैं उन्हें लूट रहा हूं, उनकी जेबों पर हाथ साफ कर रहा हूं। असल में मुझे अपनी सलाहियतों की कोई कदर न थी। मैं समझता था कि मैकेनिज्म बिल्कुल ऐसी है जैसे खाना खाना या शराब पीना। मैंने जब भी कोई काम हाथ में लिया मुझे कोफ्त महसूस नहीं हुई। अलबत्ता इतनी बात जरूर थी कि जब शाम के 6 बजने लगते तो मेरी तबीयत बेचैन हो जाती। काम मुकम्मल हो चुका होता, मगर मैं 1-2 पेज गायब कर देता ताकि दूसरे रोज भी आमदन का सिलसिला कायम रहे। ये शराब हरामजादी कितनी बुरी चीज है कि आदमी को बेईमान भी बना देती है। मैं धरीब धरीब हर रोज काम करता था। मेरी मांग बहुत ज्यादा थी, इसलिए कि मुझे ऐसा कारीगर मुल्क भर में नायाब था। तार बाजा और राग बोझा वाला हिसाब था। मैं मशीन देखते ही समझ जाता था कि इसमें क्या कसूर है। मैं आपसे सच अर्ज करता हूं, मशीनरी कितनी ही बिगड़ी हुई क्यों न हो, उसको ठीक करने में ज्यादा से ज्यादा 1 हफ्ता लगना चाहिए। लेकिन अगर उसमें नए पुर्जों की जरूरत हो और आसानी से दस्तयाब न हो रहे हों तो उसके मुतल्लिक कुछ नहीं कहा जा सकता। मैं बिला नाहा शराब पीता था और सोते वक्त बिला नाथा अपने खर्च के मुतल्लिक सोचता था, जो मुझे मुख्तलिफ आदमियों को अदा करना था। ये एक बहुत बड़ा अजाब था। पीने के बावजूद इस्तिराब के बाइस मुझे नींद न आती। दिमाग में सैकड़ों स्कीमों आती थीं। बस मेरी ये ख्वाहिश थी कि कहीं से 10,000 रुपये आ जाएं तो मेरी जान में जान आए। 1,500 रुपया खर्च का फिलफौर अदा कर दूं। एक टैक्सी लूं और हर खर्च ठाह के पास जाकर माजरत तलब करूं और जेब से रुपए निकालकर उनको दे दूं। जो रुपए बाकी बचें उनसे एक सेकंड हैंड मोटर खरीद लूं और शराब पीना छोड़ दूं। फिर ये ख्याल आता कि नहीं, 10,000 से काम नहीं चलेगा, कम अज कम 50,000 होने चाहिए। मैं सोचने लगता कि अगर इतने रुपए आ जाएं, जो यकीनन आने चाहिए, तो सबसे पहले मैं 1,000 नादार लोगों में तकसीम कर दूंगा। ऐसे लोगों में जो रुपया लेकर कुछ कारोबार कर सकें। बात ही रहे 49,000। इस रकम में से मैंने 10,000 अपनी बीवी को देने का इरादा किया था। मैंने सोचा था कि फिक्स्ड डिपॉजिट होना चाहिए। 11,000 हुए, बात ही रहे 39,000।
मेरे लिए बहुत काफी थे। मैंने सोचा ये मेरी ज्यादती है, चुनांचे मैंने बीवी का हिस्सा दोगुना कर दिया, यानी 20,000। अब बचे 29,000। मैंने सोचा कि 15,000 अपनी बेवा बहन को दे दूंगा। अब मेरे पास 14,000 रहे। इनमें से आप समझिए कि 2,000 खर्च के निकल गए। बाकी बचे 12,000। 1,000 रुपए की अच्छी शराब आनी चाहिए, लेकिन मैंने फौरन थू कर दिया और ये सोचा कि पहाड़ पर चला जाऊंगा और कम अज कम 6 महीने रहूंगा ताकि सेहत दुरुस्त हो जाए। शराब के बजाय दूध पिया करूंगा। बस ऐसे ही ख्यालात में दिन रात गुजर रहे थे। 50,000 कहाँ से आएंगे ये मुझे मालूम नहीं था। वैसे 2-3 स्कीमों ज़हन में थी। शम्मा दिल्ली के मोम में हल करूं और पहला इनाम हासिल कर लूं। डर्बी की लॉटरी का टिकट खरीद लूं। चोरी करूं और बड़ी सफाई से। मैं फैसला न कर सका कि मुझे कौन सा कदम उठाना चाहिए। बहरहाल ये तय था कि मुझे 50,000 रुपये हासिल करना है। यूं मिले या वो मिले। स्कीमें सोच सोच कर मेरा दिमाग चकरा गया। रात को नींद नहीं आती थी, जो बहुत बड़ा अजाब था। थर्स था, बेचारे तहाजा नहीं करते थे, लेकिन जब उनकी शक्ल देखता तो नदामत के मारे पसीना पसीना हो जाता। बाज औकात तो मेरा सांस रुकने लगता और मेरा जी चाहता कि खुदकुशी कर लूं और इस अजाब से नजात पाऊं। मुझे मालूम नहीं कैसे और कब मैंने तहैया कर लिया कि चोरी करूंगा। मुझे ये मालूम नहीं कि मुझे कैसे मालूम हुआ कि मोहल्ले में एक बेवा औरत रहती है जिसके पास बेअंदाजा दौलत है, अकेली रहती है। मैं वहां रात के 2 बजे पहुंचा। ये मुझे पहले ही मालूम हो चुका था, वो दूसरी मंजिल पर रहती है। नीचे पठान का पहरा था। मैंने सोचा कोई और तरकीब सोचनी चाहिए ऊपर जाने के लिए। मैं अभी सोच ही रहा था कि मैंने खुद को इस पारसी लेडी के फ्लैट के अंदर पाया। मेरा ख्याल है कि मैं पाइप के जरिए ऊपर चढ़ गया था। टार्च मेरे पास थी। उसकी रोशनी में मैंने इधर उधर देखा। एक बहुत बड़ा सैफ था। मैंने अपनी जिंदगी में कभी सैफ खोला था न बंद किया था, लेकिन उस वक्त जाने मुझे कहाँ से हिदायत मिली कि मैंने एक मामूली तार से उसे खोल डाला। इंदर जेवर ही जेवर थे, बहुत बेशकीमत। मैंने सब समेटे और मक्के मदीने वाले जर्द रुमाल में बांध लिए। 50-60 हजार रुपए का माल होगा। मैंने कहा ठीक है, इतना ही चाहिए था कि अचानक दूसरे कमरे से एक बुढ़िया पारसी औरत नमूदार हुई। उसका चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ था। मुझे देखकर पोपली सी मुस्कुराहट उसके होंठों पर नमूदार हुई। मैं बहुत हैरान हुआ कि ये माजरा किया है। मैंने अपनी जेब से भरा हुआ पिस्तौल निकालकर तान लिया। उसकी पोपली मुस्कुराहट उसके होंठों पर और ज्यादा फैल गई। उसने मुझे बड़े प्यार से पूछा, आप यहां कैसे आए? मैंने सीधा सा जवाब दिया, चोरी करने। ओह, बुढ़िया के चेहरे की झुर्रियां मुस्कराने लगीं। तो बैठो। मेरे घर में तो नफदी की सूरत में सिर्फ 1.5 रुपया है। तुमने जेवर चुराया है, लेकिन मुझे अफसोस है कि तुम पकड़े जाओगे, क्योंकि इन जेवरों को सिर्फ कोई बड़ा जौहरी ही ले सकता है और हर बड़ा जौहरी इन्हें पहचानता है। ये कहकर वो कुर्सी पर बैठ गई। मैं बहुत परेशान था कि या इलाही ये सिलसिला किया है। मैंने चोरी की है और बड़ी भी मुस्कुरा मुस्कुरा कर मुझसे बातें कर रही है। क्यों? लेकिन फौरन इस क्यों का मतलब समझ में आ गया जब माताजी ने आगे बढ़कर मेरे पिस्तौल की परवाह न करते हुए मेरे होंठों का बोसा ले लिया और अपनी बाहें मेरी गर्दन में डाल दी। उस वक्त खुदा की कसम मेरा जी चाहा कि गठड़ी एक तरफ फेंकूं और वहां से भाग जाऊं, मगर वो तस्मापा औरत निकली। उसकी गिरफ्त इतनी मजबूत थी कि मैं मुतलकन हिलजुल न सका। असल में मेरे हर रग और रेशे में एक अजीबोतरीब किस्म का डौफ सरायत कर गया था। मैं उसे डायन समझने लगा था जो मेरा कलीजा निकालकर खाना चाहती थी। मेरी जिंदगी में किसी औरत का दखल नहीं था। मैं नया शादीशुदा था। मैंने अपनी जिंदगी के 30 बरसों में किसी औरत की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा था। मगर पहली रात जबकि मैं चोरी करने के लिए निकला तो मुझे ये फफा कुटनी मिल गई जिसने मुझसे इश्क करना शुरू कर दिया। आपकी जान की कसम मेरे होशोवास गायब हो गए। वो बहुत ही करीहुल मंजर थी। मैंने इससे हाथ जोड़कर कहा, माताजी मुझे बख्शो, ये पड़े हैं आपके जेवर, मुझे इजाजत दीजिए। उसने तहकुमाना लहजे में कहा, तुम नहीं जा सकते।
तुम्हारा पिस्तौल मेरे पास है। अगर तुमने जरा सी भी जुम्बिश की तो डिस कर दूंगी, या टेलीफोन करके पुलिस को इत्तिला दे दूंगी कि वो आकर तुम्हें गिरफ्तार कर ले, लेकिन जाने मन में ऐसा नहीं करूंगी। मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है। मैं अभी तक कुंवारी रही हूं। अब तुम यहां से नहीं जा सकते। ये सुनकर फरीब था कि मैं बेहोश हो जाऊं कि टन टन शुरू हुई। दूर कोई क्लार्क सुबह के 5 बजने की इत्तिला दे रहा था। मैंने बड़ी बी की ठोड़ी पकड़ी और उसके मुरझाए हुए होंठों का बोसा लेकर झूठ बोलते हुए कहा, मैंने अपनी जिंदगी में सैकड़ों औरतें देखी हैं, लेकिन खुदा वाहिद शाहिद है कि तुम ऐसी औरत से मेरा कभी वास्ता नहीं पड़ा। तुम किसी भी मर्द के लिए नामित मुतरफ्तबा हो। मुझे अफसोस है कि मैंने अपनी जिंदगी की पहली चोरी तुम्हारे मकान से शुरू की। ये जेवर पड़े हैं। मैं कल आऊंगा बशर्ते कि तुम वादा करो कि मकान में और कोई नहीं होगा। बुढ़िया ये सुनकर बहुत खुश हुई। जरूर आओ। तुम अगर चाहोगे तो घर में एक मच्छर तक भी नहीं होगा जो तुम्हारे कानों को तकलीफ दे। मुझे अफसोस है कि घर में सिर्फ 1 रुपया और 8 आने थे। कल तुम आओगे तो मैं तुम्हारे लिए 20-25 हजार बैंक से निकलवा लूंगी। ये लो अपना पिस्तौल। मैंने अपना पिस्तौल लिया और वहां से दुम दबाकर भागा। पहला वार थाली गया था। मैंने सोचा कहीं और कोशिश करनी चाहिए। खर्च अदा करने हैं और जो मैंने प्लान बनाया है उसकी तकमील भी होना चाहिए। चुनांचे मैंने एक जगह और कोशिश की। सर्दियों के दिन थे, सुबह के 6 बजने वाले थे। ये ऐसा वक्त होता है जब सब गहरी नींद सो रहे होते हैं। मुझे एक मकान का पता था कि इसका जो मालिक है बड़ा मालदार है, बहुत कंजूस है। अपना रुपया बैंक में नहीं रखता, घर में रखता है। मैंने सोचा इसके यहां चलना चाहिए। मैं वहां किन मुश्किलों से अंदर दाखिल हुआ मैं बयान नहीं कर सकता। बहरहाल पहुंच गया। साहिब ढाना जो माशा अल्लाह जवान थे, सो रहे थे। मैंने उनके सिरहाने से चाबियां निकाली और अलमारियां खोलना शुरू कर दी। एक अलमारी में कागजात थे और कुछ फ्रेंच लेदर। मेरी समझ में न आया कि ये शख्स जो कुंवारा है फ्रेंच लेदर कहाँ इस्तेमाल करता है। दूसरी अलमारी में कपड़े थे। तीसरी बिल्कुल खाली थी, मालूम नहीं इसमें ताला क्यों पड़ा हुआ था। और कोई अलमारी नहीं थी। मैंने तमाम मकान की तलाशी ली, लेकिन मुझे एक पैसा भी नजर न आया। मैंने सोचा उस शख्स ने जरूर अपनी दौलत कहीं दबा रखी होगी। चुनाचे मैंने इसके सीने पर भरा हुआ पिस्तौल रखकर उसे जगाया। वो ऐसा चौंका और बिदका कि मेरा पिस्तौल फर्श पर जा पड़ा। मैंने एकदम पिस्तौल उठाया और उससे कहा, मैं चोर हूं, यहां चोरी करने आया हूं। लेकिन तुम्हारी 3 अलमारियों से मुझे एक दमड़ी भी नहीं मिली। हालांकि मैंने सुना था कि तुम बड़े मालदार आदमी हो। वो शख्स जिसका नाम मुझे अब याद नहीं मुस्कुराया, अंगड़ाई लेकर उठा और मुझे से कहने लगा, यार तुम चोर हो तो तुमने मुझे पहले इत्तिला दी होती। मुझे चोरों से बहुत प्यार है। यहां जो भी आता है वो खुद को बड़ा शरीफ आदमी कहता है, हालांकि वो अव्वल दर्जे का काला चोर होता है। मगर तुम चोर हो। तुमने अपने आप को छुपाया नहीं है। मैं तुमसे मिलकर बहुत खुश हुआ हूं। ये कहकर उसने मुझसे हाथ मिलाया। उसके बाद रेफ्रिजरेटर खोला। मैं समझा शायद मेरी तवाज़ो शरबत वफैरा से करेगा, लेकिन उसने मुझे बुलाया और खुले हुए रेफ्रिजरेटर के पास ले जाकर कहा, दोस्त मैं अपना सारा रुपया इसमें रखता हूं। ये संदूकची देखते हो, इसमें धरीब धरीब 1 लाख रुपया पड़ा है। तुम्हें कितना चाहिए? उसने संदूकची बाहर निकाली जो यखबस्ता थी। उसे खोला। अंदर सबज रंग के नोटों की गड्डियां पड़ी थीं। एक गड्डी निकालकर उसने मेरे हाथ में थमा दी और कहा, बस इतने काफी होंगे। 10,000 हैं। मेरी समझ में न आया कि उसे क्या जवाब दूं। मैं तो चोरी करने आया था। मैंने गड्डी उसको वापस दी और कहा, साहिब, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे माफी दीजिए। फिर कभी हाजिर हूंगा। मैं वहां से आप समझिए कि दुम दबाकर भागा। घर पहुंचा तो सूरज निकल चुका था। मैंने सोचा कि चोरी का इरादा तर्क कर देना चाहिए।
2 जगह कोशिश की मगर कामयाब न हुआ। दूसरी रात को कोशिश करता तो कामयाबी यकीनी नहीं थी। लेकिन फर्ज बदस्तूर अपनी जगह पर मौजूद था जो मुझे बहुत तंग कर रहा था। हलक में यूं समझिए कि एक फांसी अटक गई थी। मैंने बिल आखिर ये इरादा कर लिया कि जब अच्छी तरह सो चुकूंगा तो उठकर खुदकुशी कर लूंगा। सो रहा था कि दरवाजे पर दस्तक हुई। मैं उठा। दरवाजा खोला। एक बुजुर्ग आदमी खड़े थे। मैंने उनको आदाब अर्ज किया। उन्होंने मुझसे फरमाया, लिफाफा देना था इसलिए आपको तकलीफ दी। माफ फरमाएगा, आप सो रहे थे। मैंने उससे लिफाफा लिया। वो सलाम करके चले गए। मैंने दरवाज़ा बंद किया। लिफाफा काफी वजनी था। मैंने उसे खोला और देखा कि 100 रुपए के बेशुमार नोट हैं। गिने तो 50,000 निकले। एक मुख्तसर सा रुका था जिसमें लिखा था कि आपके ये रुपए मुझे बहुत देर पहले अदा करने थे। अफसोस है कि मैं अब अदा करने के काबिल हुआ हूं। मैंने बहुत और किया कि ये साहब कौन हो सकते हैं जिन्होंने मुझसे ठर्ज लिया। सोचते सोचते मैंने आखिर सोचा कि हो सकता है किसी ने मुझसे ठर्ज लिया हो जो मुझे याद न रहा हो। 20,000 अपनी बीवी को, 15,000 अपनी बेवा बहन को, 2,000 ठर्ज के, बाकी बचे 13,000। 1,000 में अच्छी शराब के लिए रख लिए। पहाड़ पर जाने और दूध पीने का ख्याल मैंने छोड़ दिया। दरवाजे पर फिर दस्तक हुई। उठकर बाहर गया। दरवाजा खोला तो मेरा एक रजठा खड़ा था। उसने मुझसे 500 रुपए लेना थे। मैं लपक कर अंदर गया। तकिए के नीचे नोटों का लिफाफा देखा मगर वहां कुछ मौजूद ही नहीं था। ऐसी और कहानियों के लिए आप किस्से कविताएं चैनल को, पेज को लाइक, फॉलो एवं सब्सक्राइब करें प्लीज। थैंक्स।